नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम पंचतंत्र की एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी कहानी में गहरे उतरेंगे। कहानी है हाथी और चतुर खरगोश। बिल्कुल। पर हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे। नहीं। हम इसे केस स्टडी की तरह देखेंगे। ओके। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपका सामना आपसे शायद 1000 गुना शक्तिशाली किसी से हो तो बिना लड़े एक जंग कैसे जीती जा सकती है। बिल्कुल। और पंचतंत्र की कहानियों की यही तो खासियत है ना। हाँ। ये सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए नहीं लिखी गई थी, ये असल में नीति शास्त्र है। हाँ। एक तरह से स्ट्रैटेजी और मनोविज्ञान पर एक प्रैक्टिकल गाइड। सही कहा। ये कहानियां सिखाती हैं कि दुनिया कैसे चलती है और इसमें टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी की कितनी जरूरत पड़ती है। हाँ। और ये कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इस जंगल में चलते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े संकट से होती है। एक जंगल है जहाँ चतुर्दंत नाम का एक बहुत शक्तिशाली हाथी अपने विशाल झुंड का राजा है। लेकिन कई सालों से वहाँ बारिश नहीं हुई। सब कुछ सूख रहा है, तालाब, नदियाँ, पेड़ पौधे सब। और हाथियों का झुंड, खासकर उनके बच्चे, प्यास से मरने की कगार पर हैं। हाँ, और यहीं से कहानी का पहला सबक शुरू होता है। बिल्कुल। संकट किसी में फर्क नहीं करता। आप कितने भी बड़े और ताकतवर क्यों ना हो, प्रकृति या हालात आपको घुटनों पर ला सकते हैं। और ऐसे ही समय में एक लीडर की असली परीक्षा होती है। राजा चतुर्दंत पर अपने पूरे समुदाय को बचाने का दबाव था। सही कहा। और बहुत सोचने के बाद चतुर्दंत को एक गुप्त तालाब की याद आती है। हाँ। जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसका पानी कभी नहीं सूखता क्योंकि वो पाताल गंगा से जुड़ा है। एक उम्मीद। हाँ, एक उम्मीद। तो वो अपने झुंड को लेकर 5 रातों की एक लंबी और थका देने वाली यात्रा पर निकल पड़ता है और आखिरकार वो उस तालाब तक पहुंच जाते हैं। पानी देखकर उनकी जान में जान आ जाती है। एक उम्मीद जो थकावट और निराशा के बाद मिली हो। बिल्कुल। वो दिन भर पानी में खेलते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक अनचाहा मोड़ आता है। जब शाम को वो हाथियों का झुंड तालाब से निकलता है तो वो अनजाने में एक तबाही मचा चुका होता है। हाँ। उस तालाब के किनारे की जमीन पोली थी और खरगोशों के अनगिनत बिलों से भरी हुई थी। अच्छा। और हाथियों के भारी पैरों के नीचे आकर सैकड़ों खरगोश कुचले गए। कई मर गए, कई बुरी तरह घायल हो गए। और दिलचस्प बात यह है कि हाथियों का इरादा बिल्कुल भी बुरा नहीं था। नहीं, वो तो बस अपनी जान बचा रहे थे। हाँ। और ये शक्ति का एक बहुत ही गहरा और अक्सर अनदेखा पहलू है जिसे हम कोलैटरल डैमेज या अनपेक्षित परिणाम कहते हैं। बड़े और ताकतवर लोग अक्सर अपने फैसलों से बिना किसी बुरे इरादे के छोटों की दुनिया उजाड़ देते हैं। उन्हें शायद इस बात का एहसास तक नहीं होता। सही। कि उनके एक कदम ने किसी और के पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। हाथियों को तो शायद पता भी नहीं चला होगा, लेकिन खरगोशों के लिए ये कयामत थी। बिल्कुल। जो बच गए वो लहूलुहान हालत में इकट्ठा हुए। उनके सामने अब एक सीधा सा सवाल था, ये हाथी अब रोज यहाँ आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही दिनों में उनका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। अब करें तो क्या करें? ये एक क्लासिक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। मतलब संकट अब हाथियों से खरगोशों पर आ चुका था। उनकी सभा में 2 तरह के विचार सामने आए। एक खरगोश ने कहा, भाई जान है तो जहान है। अपनी पुरखों की जमीन छोड़कर कहीं और भाग चलो। अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देना ही समझदारी है। ये फ्लाइट रिस्पॉन्स है, यानी खतरे से दूर भाग जाओ। ये सबसे सुरक्षित रास्ता लगता है, लेकिन इसमें आप अपना घर, अपनी पहचान, अपनी जड़ें सब कुछ खो देते हैं। और दूसरे खरगोशों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, नहीं, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। उन्होंने एक दूसरा रास्ता सुझाया।
उन्होंने कहा कि हम लड़ तो सकते नहीं, तो क्यों ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। हम एक चतुर दूत हाथियों के राजा के पास भेजते हैं। तो उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो अपनी जमीन छोड़कर भाग जाओ या फिर अपनी चतुराई पर दांव लगाओ। ये सिर्फ 2 सुझाव नहीं थे, ये जीने के 2 अलग अलग फलसफे लग रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और यही ये कहानी एक आम कहानी से ऊपर उठकर एक स्ट्रेटेजिक लेसन बन जाती है। खरगोशों की ये बहस असल में फाइट और फ्लाइट की दुविधा है, लेकिन यहाँ एक तीसरा रास्ता भी चुना गया, आउट स्मार्ट, यानी दिमाग से खेलो। हाँ, उन्होंने लड़ने का तो सोचा भी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक एसिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ शक्ति का संतुलन पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ है। हाँ, सीधे टकराने का मतलब था खुदकुशी। बिल्कुल। उन्होंने हिंसा की जगह कूटनीति को चुना और उन्होंने अपनी योजना बनाई। योजना ये थी कि उनका दूत हाथियों से कहेगा कि ये तालाब चंद्रमा का है और चांद में जो खरगोश रहता है वो हाथियों के यहाँ आने से नाराज है। वाह। लंबकर्ण नाम के एक बहुत चतुर खरगोश को इस काम के लिए चुना गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये योजना कितनी मनोवैज्ञानिक है। हाँ, और लंबकर्ण ने इसमें अपनी एक और रणनीति जोड़ी। क्या? वो हाथियों के आने के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गया। उसका इरादा ये था कि वो हाथियों के राजा से नीचे खड़े होकर गर्दन उठाकर बात नहीं करेगा। अच्छा। वो ऊपर बैठकर बात करेगा ताकि एक बराबरी का एहसास हो और उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए। ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक चाल है। कम्युनिकेशन में आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी पोजीशनिंग बहुत मायने रखती है। नीचे से बात करने पर आप याचक या कमजोर लगते हैं। बराबरी पर या ऊंचाई से बात करने पर आपकी बात में वजन आता है। सही। लंबकर्ण ने बातचीत शुरू होने से पहले ही एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। तो जब हाथियों का झुंड वहां पहुंचा, लंबकर्ण ने ऊंची आवाज में राजा चतुर्दंत को रोका। उसने कहा, ये तालाब चांद का है, तुम लोग यहाँ मत आया करो। हाथी का राजा रुका और उसने पूछा, तू कौन होता है ये कहने वाला? यही से असली खेल शुरू होता है। लंबकर्ण ने बहुत शांत और गंभीर आवाज में कहा, मैं चांद में रहने वाले खरगोश का दूत हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। राजा को थोड़ा अचंभा हुआ। उसने शक से पूछा, अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारे भगवान चंद्र जिनका तुम संदेश लाए हो? सबूत मांग रहा है वो, आसानी से मानने वाला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन लंबकर्ण पूरी तैयारी से आया था। उसने कहा, वो इस समय इसी तालाब में है। अच्छा। कल जो तुमने अनजाने में इतने खरगोशों को कुचल दिया था, वो उन्हीं की फरियाद सुनने आए हैं और उन्होंने मुझे भेजा है कि तुम्हें रोकूं। देखिए, उसने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि तुमने हमारे घर उजाड़ दिए। नहीं, उसने पूरी बात को घुमाकर चांद देवता पर डाल दिया। हाँ, पर एक बहुत बड़ा रिस्क था। क्या होता अगर हाथी कहता कि मैं किसी चांदवान को नहीं मानता? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हमें रणनीति का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। खरगोश यहाँ एक क्लासिक कौशल अपना रहा है जिसे अपील टू हायर अथॉरिटी कहते हैं। वो झगड़े को मैं बनाम तुम से हटाकर तुम बनाम एक दैवीय शक्ति बना देता है। अच्छा। इससे हाथी के लिए बहस करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अब वो एक छोटे से खरगोश को नहीं बल्कि चांद देवता को चुनौती दे रहा होगा। समझे? लंबकर्ण का दाव इस बात पर था कि राजा चतुर्दंत रिस्क अवर्स है, यानी वो खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा। उसके लिए उस तालाब से पानी पीने का फायदा एक देवता को नाराज करने के संभावित खतरे से कहीं कम था। उसने सीधे सीधे शक्ति को नहीं बल्कि शक्ति के मनोविज्ञान को निशाना बनाया। बिल्कुल। और ये काम कर गया। गजराज थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि शायद सच में उससे कोई गलती हो गई है। उसने बहुत विनम्रता से कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उनसे माफी मांगकर प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। अब गेंद पूरी तरह से लंबकर्ण के पाले में थी। योजना का आखिरी और सबसे नाजुक हिस्सा। लंबकर्ण ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें अकेले चलना होगा।
वो गजराज को तालाब के किनारे ले गया। रात का समय था, हवा रुकी हुई थी और पानी बिल्कुल शांत था। पानी में चांद का अक्स, उसका प्रतिबिंब एकदम साफ दिख रहा था। मतलब खरगोश की पूरी योजना इस बात पर टिकी थी कि रात हो, पानी शांत हो और चांद का अक्स साफ दिखे। बिल्कुल। अच्छी रणनीति में हमेशा हालात का सही आकलन और सही समय का इंतजार शामिल होता है। सही कहा। लंबकर्ण सिर्फ चतुर नहीं था, वो धैर्यवान भी था। उसने सही मौके का इंतजार किया। तो लंबकर्ण ने उस प्रतिबिंब की तरफ इशारा किया। गजराज ने पानी में चमकते चांद को देखा और उसे ही असली चांद मान लिया। उसने पूरी श्रद्धा से अपनी सूंड पानी में डाली और उस अक्स को प्रणाम किया। और यही एक और मनोवैज्ञानिक बारीकी है। जैसे ही हाथी ने प्रणाम करने के लिए सूंड पानी में डाली, हाँ, पानी में हलचल हुई। हाँ, चांद का अक्स हिलने लगा, कांपने लगा। बिल्कुल। और लंबकर्ण ने तुरंत कहा, देखो, तुम्हारे छूने से भगवान चंद्र नाराज हो गए हैं। वाह। ये सुन के गजराज और डर गया। उसने फौरन अपनी सूंड बाहर निकाली, अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांगी और वादा किया कि वो और उसका झुंड अब कभी इस तालाब की तरफ नहीं आएंगे। और वो लौट गया? हाँ, वो चुपचाप लौट गया। और कहानी की आखिरी लाइन है, उस दिन के बाद हाथियों का दल उस तालाब के किनारे कभी नहीं आया। एक भी हथियार उठाए बिना, एक भी बूंद खून बहाए बिना एक पूरे समुदाय को बचा लिया गया। ये बुद्धि की ताकत है। यहाँ भ्रम की शक्ति का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक सकारात्मक जीवन बचाने वाले उद्देश्य के लिए। यहाँ झूठ किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी तबाही को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए बोला गया। तो अगर हम इस पूरी केस स्टडी को संक्षेप में देखें तो साफ है कि संकट के समय घबराने या ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय शांत दिमाग से सोचना ही सबसे बड़ा हथियार है। लंबकर्ण ने हमें सिखाया कि कैसे सही पोजीशनिंग, मनोविज्ञान का इस्तेमाल और एक उच्च शक्ति का डर दिखाकर एक हारी हुई बाजी को भी जीता जा सकता है। सही कहा। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, बल्कि एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ना? चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो या कॉर्पोरेट जगत की लड़ाइयाँ। हाँ। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक शांत और गहरा विचार छोड़ जाती है, जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या है वो विचार? इस कहानी में हाथी ने पानी में चांद का प्रतिबिंब देखा और उसे सच मानकर अपना फैसला बदल दिया। क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे प्रतिबिंब हैं, ऐसी धारणाएं, मान्यताएं या आधे अधूरे सच जिन्हें हम पूरी हकीकत मानकर अपने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। और क्या हर भ्रम हमेशा बुरा ही होता है, या कभी कभी जैसा इस कहानी में हुआ, एक छोटा सा भ्रम हमें एक बड़ी सच्चाई और शांति की ओर ले जा सकता है? आज हमारे सामने पंचतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ऊपर से देखें तो ये कौवों और उल्लुओं की एक कहानी लगती है, लेकिन असल में ये राजनीति, रणनीति और धोखे का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। ये कहानी दो साम्राज्यों की है। एक तरफ है पीपल के पेड़ पर बसे हुए कौवे, जिनका राजा है मेघवर्ण, और दूसरी तरफ पास की ही एक गुफा में रहने वाले उल्लू, जिनका राजा है अरिमर्दन। और इन दोनों के बीच मतलब सदियों पुरानी दुश्मनी है। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। हर रात उल्लुओं का राजा हमला करता है और कौवों को मार डालता है। हाँ, एक एक करके। मेघवर्ण का पूरा साम्राज्य खत्म होने की कगार पर है। तो वो हताश होकर अपने मंत्रियों से पूछता है कि अब क्या करें। और यहीं पर ये कहानी, जैसा आपने कहा, एक लीडरशिप की स्टडी बन जाती है, क्योंकि उसे एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग सलाहें मिलती हैं। हाँ, और ये सलाहें सीधे प्राचीन भारतीय राजनीति के जो 6 सिद्धांत हैं, जिन्हें षड्गुणी कहते हैं, वहां से निकल कर आती है। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, है ना? संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव।
इससे पहले कि हम मंत्रियों की सलाह पर बात करें, क्या आप हमारे लिए इन्हें थोड़ा आसान कर सकते हैं, जैसे ये आसन का असल मतलब क्या हुआ? जरूर। देखिए, आसन का मतलब है अपनी जगह पर डटे रहना। मतलब अपने किले को मजबूत करो और सही मौके का इंतजार करो। अच्छा। आज की भाषा में इसे डिफेंसिव पोस्चरिंग कह सकते हैं। ये तब काम आता है जब आपको पता हो कि आपका घर, या कह लीजिए आपका मार्केट शेयर, इतना मजबूत है कि दुश्मन बाहर से कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, तो ये एक तरह से वेट एंड वॉच वाली रणनीति हो गई। हाँ। और संश्रय? संश्रय का मतलब है किसी ज्यादा शक्तिशाली राजा या सहयोगी की शरण में जाना, एक मजबूत एली बनाना। ठीक है। और द्वैती भाव सबसे दिलचस्प है। इसका मतलब है एक ही समय में दोहरी नीति अपनाना। मतलब किसी से दोस्ती का दिखावा करना और अंदर ही अंदर उसके खिलाफ तैयारी करना। भेद नीति। हाँ बिल्कुल, भेद नीति। समझ गई। तो मेघवर्ण के सामने ये सारे विकल्प रखे जाते हैं। एक मंत्री कहता है कि ताकतवर दुश्मन है तो संधि कर लो, शांति समझौता। हाँ। पर दूसरा कहता है बिल्कुल नहीं, दुश्मन पर कभी भरोसा मत करो, उसे छल से हराओ पर झुको मत। और तीसरा मंत्री तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है। हाँ, वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ। सामरिक रूप से पीछे हटना मतलब कायरता नहीं है, बुद्धिमानी है। जैसे शेर भी तो छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। सही बात है। फिर चौथा मंत्री आसन नीति की बात करता है कि अपने किले में रहो, यही हम सबसे मजबूत हैं। और 5वां संश्रय की, यानी किसी दोस्त से मदद मांग लो। ये तो किसी भी लीडर के लिए एक क्लासिक सिचुएशन है। एक ही प्रॉब्लम के 5 अलग-अलग समाधान, और सब अपने अपने तरीके से सही भी लग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेघवर्ण इन सबसे संतुष्ट नहीं होता। वो अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद मंत्री स्थिर जीवी के पास जाता है। और स्थिर जीवी जो योजना सामने रखता है वो इन सब से बिल्कुल अलग और अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। खतरनाक ही नहीं, ये तो एक तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हाँ बिल्कुल। स्थिर जीवी कहता है, महाराज आप सबके सामने मुझ पर हमला कीजिए। अरे, मुझे लहूलुहान करके इसी पेड़ के नीचे फेंक दीजिए और बाकी कौवों के साथ दूर किसी पर्वत पर चले जाइए। मैं ये नाटक करूंगा कि मैं आपका दुश्मन बन गया हूँ। और उसका मकसद क्या था? मकसद था उल्लुओं के खेमे में घुसपैठ करना, उनका भरोसा जीतना, उनकी कमजोरियां जानना और फिर सही समय पर उन्हें अंदर से खत्म कर देना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक चाल नहीं थी, ये आत्म बलिदान का चरम है। स्थिर जीवी अपनी जान, अपना सम्मान, मतलब सब कुछ दांव पर लगा रहा था। मुझे जो बात सबसे हैरान करती है वो है इस योजना के लिए जरूरी भरोसे का स्तर। मतलब राजा को अपने मंत्री पर यकीन करना होगा कि वो दुश्मन से मिलेगा नहीं, और मंत्री को राजा पर कि वो उसे बचाने सही समय पर लौटेगा। क्या बात है। यह दिखाता है कि सबसे बड़ी रणनीतियां सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि गहरे आपसी विश्वास से बनती हैं। तो योजना पर अमल होता है। मेघवर्ण और स्थिर जीवी में एक नकली पर बहुत क्रूर लड़ाई होती है। और स्थिर जीवी को अधमरा छोड़कर सारे कौवे चले जाते हैं। हाँ। तो अब कहानी का फोकस बदलता है। अब हम आ जाते हैं उल्लुओं के खेमे में। हाँ। उनकी सेना को घायल स्थिर जीवी मिलता है। वो उन्हें अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। हाँ, कि उसने तो मेघवर्ण को उल्लुओं से संधि करने की सलाह दी थी और इसी बात पर राजा नाराज हो गया और उसकी यह हालत कर दी। और वो उल्लुओं के हाजा अरिमर्दन से शरण मांगता है। और यहाँ पर कहानी दूसरे पक्ष के विवेक की परीक्षा लेती है। क्या वो इस धोखे को पहचान पाएंगे? अरिमर्दन भी वही करता है जो मेघवर्ण ने किया था। वो भी अपने मंत्रियों से सलाह लेता है। बिल्कुल। और उल्लुओं के दरबार में भी एक आवाज थी जो सच को साफ साफ देख रही थी। रक्ताक्ष। हाँ, रक्ताक्ष। उसके तुरंत कहा, इसे फौरन मार देना चाहिए। दुश्मन जब कमजोर और घायल हो तभी उसे खत्म कर देना चाहिए। उसकी दलील बहुत साफ थी।
हाँ, कि जो एक बार दुश्मन रह चुका है उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। रक्ताक्ष की सलाह क्रूर लग सकती है, पर रणनीतिक रूप से तो वो सही थी। बिल्कुल सही थी। वो धोखे की गंध को पहचान लेता है। वो समझता है कि एक टूटा हुआ भरोसा वो फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चीज होती है। ऐसा क्यों होता है कि लीडर्स अक्सर जो मुश्किल सच बताता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं? ये एक क्लासिक केस है जिसे हम ग्रुप थिंक या सामूहिक सोच का जाल कहते हैं। अच्छा। जब ज्यादातर सलाहकार एक ही दिशा में सोचने लगते हैं, जो अक्सर आसान या नैतिक रूप से आरामदायक रास्ता होता है, तो असहमति की अकेली आवाज को दबा दिया जाता है। और बाकी 4 मंत्री यही कहते हैं कि शरणागत की हत्या करना पाप है, हमें दया दिखानी चाहिए। हाँ, और अरिमर्दन बहुमत के साथ चला जाता है। वो रक्ताक्ष की चेतावनी को अनसुना कर देता है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, एक बुद्धिमान आवाज को अनसुना कर देना। अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन ऐसी ही किसी एक गलती से शुरू होता है। रक्ताक्ष ये समझ जाता है, और जब उसकी बात नहीं सुनी जाती तो वो अपने परिवार के साथ वो जगह छोड़कर चला जाता है। वो कहता है, जहाँ मूर्खों की सलाह मानी जाती है वहाँ रहना खुद विपत्ति को न्योता देना है। बिल्कुल। तो अब खेल पूरी तरह से स्थिर जीवी के हाथ में है। उसे उल्लुओं के किले में पनाह मिल जाती है, और वो अपनी मीठी मीठी बातों से राजा का दिल जीत लेता है। और जब राजा उसे रहने के लिए कोई अच्छी जगह देने की बात करता है तो वो बड़ी चालाकी से वो गुफा के दरवाजे पर ही एक छोटा सा कोना मांगता है। हाँ, और ये भी उसकी योजना का हिस्सा है। वो कहता है, मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरा स्थान तो आपके चरणों की धूल में है। लेकिन असल में दरवाजे पर रहकर वो हर आने जाने वाले पे नजर रख सकता है, और जरूरत पड़ने पर आसानी से भाग भी सकता है। उसकी हर एक चाल सोची समझी थी। उल्लू उसे रोज अच्छा खाना देते हैं, और वो जल्द ही फिर से मोटा ताजा हो जाता है। पर इस पूरे समय में वो चुपचाप एक और काम कर रहा होता है। वो रोज कहीं से सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा लाकर अपनी जगह के पास इकट्ठा करने लगता है। धैर्य। हाँ, धैर्य। ये एक सफल जासूस या रणनीतिकार का सबसे बड़ा गुण है। स्थिर जीवी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। महीनों तक उसने सिर्फ 3 काम किए: भरोसा बनाना, अपनी ताकत वापस पाना, और धीरे धीरे दुश्मन के विनाश की तैयारी करना। बिल्कुल। उल्लुओं को लगा कि वो बस अपना घोंसला बना रहा है, लेकिन असल में वो उनकी चिता तैयार कर रहा था। और फिर एक दिन जब लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर तैयार हो गया, वो सही मौके का इंतजार करता है। दिन के समय जब उल्लुओं को दिखाई नहीं देता और वो सब सो रहे होते हैं, तब स्थिर जीवी चुपके से उड़कर अपने राजा मेघवर्ण के पास पहुंचता है। वो कहता है, महाराज, तैयारी पूरी हो चुकी है, अब बात करने का नहीं, काम करने का समय है। उसने एक बहुत ही सरल लेकिन विनाशकारी योजना बनाई थी। उसने कहा, अपनी पूरी सेना को लेकर आइए। हर कौवा अपनी चोंच में एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर आएगा, और हम सब मिलकर उस ढेर को गुफा के दरवाजे पर रखकर आग लगा देंगे। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। हाँ, मेघवर्ण अपनी सेना के साथ आता है। हजारों कौवे एक साथ गुफा के उस इकलौते दरवाजे पर जलती लकड़ियां फेंक देते हैं, और सूखी लकड़ियों का ढेर तुरंत आग पकड़ लेता है। गुफा के अंदर धुआं भर जाता है। जो उल्लू आग से बचते हैं वो धुएं में दम घुटकर मर जाते हैं, और जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो कौवों का शिकार बन जाते हैं। कुछ ही पलों में उल्लुओं का पूरा साम्राज्य, उनका राजा, उनके मंत्री सब जलकर राख हो जाते हैं। छल, धैर्य और एक अकेली बेहतरीन योजना की जीत। हाँ, ये दिखाता है कि युद्ध सिर्फ संख्या या शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से जीते जाते हैं।
कौवे संख्या में भी कम थे, ताकत में भी, लेकिन उनके पास एक बेहतर रणनीतिकार था। इसके बाद मेघवर्ण विजयी होकर अपने पीपल के पेड़ पर लौट आता है। वो स्थिर जीवी का बहुत सम्मान करता है और उससे पूछता है, तुमने दुश्मन के बीच इतने दिन कैसे गुजारे? तुम्हें डर नहीं लगा? और स्थिर जीवी का जो जवाब है वो इस कहानी का, आप कह सकते हैं, सार है। वो कहता है, जब लक्ष्य पर पूरा विश्वास हो तो रास्ते के छोटे मोटे कष्ट महसूस नहीं होते। मैंने देखा कि दुश्मन के मंत्री मूर्ख थे और उनका राजा अहंकार में अंधा था, और जो एक बुद्धिमान था वो भी उन्हें छोड़कर जा चुका था। मुझे बस सही समय का इंतजार करना था। लेकिन वो अपनी बात यहीं खत्म नहीं करता। जीत के बाद वो अपने राजा को एक आखिरी सलाह देता है जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, ये राज्य और ये जीत स्थायी नहीं है। ये शाम के रंगीन बादलों की तरह हैं जो पल भर में बदल जाते हैं। इसलिए सत्ता के नशे में कभी अन्याय मत कीजिएगा। राजा प्रजा का स्वामी नहीं, सेवक होता है। ये बात कहानी को एक व्यक्तिगत जीत से उठाकर शासन और नैतिकता के एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाती है। तो ये कहानी सिर्फ कौओं और उल्लुओं की नहीं है। ये नेतृत्व, विश्वास, धोखे और सही सलाह को पहचानने की क्षमता की कहानी है। हाँ, और ये दिखाती है कि कैसे एक गलत फैसला, एक सही आवाज को अनसुना कर देना पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है। और ये अपने पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या रक्ताक्ष ने सही किया? वो जो सच बोल रहा था, जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो क्या उसे अपने लोगों को उनके हाल पर छोड़कर चले जाना चाहिए था? या उसका कर्तव्य था कि वो वहीं रहता और अंत तक लड़ता, भले ही उसकी हार निश्चित थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति की जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है? सलाह देने पर या उस सलाह को मनवाने की कोशिश करते रहने पर?